जितनी निटी-ग्रिटीज आप बता रहे हैं, हुकूमत तो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए कभी तैयार ही नहीं थी। मैंने हुकूमत से पूछा, उनके जो नुमाइंदे हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो कहते हैं सीटों की छेड़छाड़ की जरूरत ही नहीं होगी। वो भाई जरा बोलने में दो दम, वो जो सनाउल्लाह तारड़ है, राणा सनाउल्लाह हाँ नहीं राणा सनाउल्लाह जो है वो भी लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के कोई 5-10 साल। तो वो भी लॉ मिनिस्टर, ये 2 लॉ मिनिस्टर, एक वो आइन के माहिर, कंप्लीट माहिर, और सुप्रीम कोर्ट की जो गुलाम गर्दिशें हैं उनके ख़ास मुसाफिर ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये सब इनको किसी ने नहीं बताया, देखा नहीं इन्होंने। हम चिल्लाते रहे कि ये आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। ना वज़ीर आज़म सुनने को तैयार थे ना कुछ, और ये इनको ख्याल था कि 9 मई हो गया है, बस अब हमने एक नाच शुरू करना है, रक्स, ऐसा रक्स से बिस्मिल्लाह हम शुरू कर देंगे और उससे बड़ी सिंपथी हमारे साथ हो जाएगी। और उसके जो एक जिसका नाम टीवी पे नहीं लिया जा सकता, चेयरमैन पीटीआई, उसके ख़िलाफ़ उसको संभाल लेगी, उसका बेड़ा गर्क करेगी और हमारा फ्री टाइम हो गया है। ये शरीफ ख़ानदान ये सोच के बैठ गया था, लंदन में बैठ गए थे। लंदन में अब उनकी अब जब चौधरी साहब ये नाअहली भी ख़त्म ना हो, नंबर 1। नंबर 2 सदर भी यही रहे। नंबर 3 इलेक्शन भी ना हो सकता हो, क्योंकि उससे पहले आइन में तब्दीली शर्त है। या तो ये पुराने सेंसस पे कराने की, इलेक्शन कराने की सोच लें और ना नई हल्का बंदियाँ करें, ना कुछ करें, उसी तरह उसी नक्शे पे चल के कर लें। चौधरी साहब, चौधरी साहब, ये हुकूमत क्यों कहती रही है कि सीटों की छेड़छाड़ की ज़रूरत ही नहीं है? सिर्फ आप आबादी हमने गिननी है कि आबादी कितनी है, हल्का बंदियां करनी है, हमने इलेक्शन करवा देना। हम ये सवाल पूछते रहे इनसे कि भाई सीटें कहीं बढ़ेंगी कहीं घटेंगी, उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी, तो वो तो हमें यही कहते रहेंगे सीटों की छेड़छाड़ की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल गलत कहते रहे। आइन में साफ लिखा हुआ है कि नए सेंसस पे फिर रीएलोकेट होंगी, और रीएलोकेट करने का तरीका ये एक है, क्योंकि आइन में लिखी नहीं है सीटें किस सूबे की कितनी होंगी, किस सूबे की कितनी होंगी, वो लिखा हुआ है, दर्ज है, वो स्पेसिफिकली दर्ज है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ है पंजाब की 148 सीटें होंगी। अब पंजाब की 148 से अगर बढ़ के 151 होनी हो तो यूँ तो नहीं हो सकती कि आइन में 148 लिखी हो और ज़मीन पे वो जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जिनको मैं समझता हूँ इस सारे मुहिम्मे खड़े करने की, इन सारे गोरख धंधे कि जी इलेक्शन पहले होंगे, कि आइन में तरमीम पहले होगी, इलेक्शन पहले होंगे तो आइन में कितनी सीटें, पुरानी सीटें ही चलेंगी, अगर पुरानी सीटें नहीं चलेंगी तो आइन में तरमीम कैसे होगी? मुझे एक बात बताएं, क्या ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है? एक मिनट, इन सब का अगर कोई मुजरिम इस वक्त है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उसने हर बात गलत की है, खिलाफ कानून और आइन की है। उसने पहले आके कहा कि 30 अप्रैल, पहले तो कहा कि जब आप कहें सुप्रीम कोर्ट को कहा मैं कर सकता हूँ, करा लूँगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी इसमें टाइम लगेगा, तो 30 अप्रैल की जो भी तजावुज़ था वो तारीख फिक्स हो गई, तय हो गई, प्रेसिडेंट ने भी दस्तखत कर दिए। फिर इन्होंने कहा कि जी मैं तो अक्टूबर से पहले करा नहीं सकता, मुझे कोई 20 अरब रुपया नहीं देता, कोई रेंजर नहीं देता, कोई वज़ीर फ़ौज नहीं देता। उन तीनों वज़ीरों को इसको चाहिए था कंटेम्प्ट नोटिस करता हो। ये अब कंटेम्प्ट नोटिस शेर बन के कर रहा है, उसको फवाद चौधरी को और दीगरान को, असद उमर को और किसको इसको चाहिए था अगर ये अपनी, और इस आइन के तहत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन कराना, फेयर एंड फेयर, इसका फ़र्ज़ है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराए। चौधरी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दें। जिस हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शंस होंगे, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने फैसला किया, मुझे एक बात बताएं, हुकूमत तो अब है नहीं,
अब ये फैसला अगर रिवर्स करना हो तो रिवर्स कैसे होगा? जाहिर है इतनी जो निटी ग्रिटीज आपने बताई हैं कि कौमी असम्बली नहीं है, आइन में तरमीम करनी है, तो जाहिर है जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे आपकी कौमी असम्बली नहीं आएगी, आइन में तरमीम नहीं हो सकती, तो ये सारे काम तो तब तक हो नहीं सकते। अब पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन करवाने के लिए ये फैसला फिर कौन कर सकता है? अब इससे अंदेशा मुझे ये है कि जो कवानीन इन्होंने पास किए हैं उनमें एक कानून था जिसमें जिसमें उन्होंने निगरान हुकूमतों को बहुत बाइख्तियार कर दिया कि वो बैनुल अक़वामी माहदे भी कर सकते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन भी कर सकते हैं, वो बड़े बड़े फ़ैसले भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं। अब वो ये पहले निगरानों के आइन के तहत ये इख्तियारात नहीं है कि वो ऐसा एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें जिसमें 40 अरब लगा दें और 200 अरब लगाना हो और बाकी हो और वो हुकूमत पाबंद हो, अगली मुंतखब हुकूमत जो उस प्रोजेक्ट को गलत भी समझती हो लेकिन वो उसको ऐसे फंसा जाए कि वो उसको करना पड़े वो प्रोजेक्ट। ये इख्तियार में नहीं था निगरानों के। अब निगरानों को तकरीबन मुकम्मल हुकूमत की एतबार से के तौर पे उनको बना दिया गया है, बाइख्तियार कर दिया गया। अब ये पंजाब से और खैबर से पहले ये सबक लेके निकली है इस्टेब्लिशमेंट ने। इसमें ना नवाज शरीफ का फ़ायदा होगा, ना किसी और का फ़ायदा होगा सियासतदान का, ना मौलाना फजलुर रहमान का। अब ये निकले हैं पंजाब के और खैबर के कामयाब तौर पे आइन से रूगर्दानी करने की कामयाब कोशिश से निकले हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। अब तो 210 दिन के कितने हो चले हैं पंजाब और सरहद को, और वो अगर चले अगर 210 दिन हो गए, ये लॉन्ग टर्म जो है निगरान ला रहे हैं, लॉन्ग टर्म निगरान। ये अब निगरान ही रहेंगे काफ़ी अर्सा और ये कहेंगे कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती जब तक सेंसस के मुताबिक आइन में तरमीम ना हो। आइन में तरमीम होगी तो फिर हम करेंगे। आइन में तरमीम कैसे होगी? चौधरी साहब कितना लंबा निगरान सेटअप आपको नजर आ रहा है, और इलेक्शन डिले अगर होते हैं तो इसका फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? इसका फ़ायदा अल्टीमेटली उन इंतशार की ताकतों को होगा जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं, इंतशार पैदा करना चाहते हैं, और इससे पाकिस्तान के वफाक को बहुत नुकसान पहुंचेगा। एक यूनिटरी सिस्टम आ जाएगा, वादानियत का सिस्टम आ जाएगा, जो इसके लिए 1973 का आइन तो अमलन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 1973 के आइन को की कोई शिक मानने को ही तैयार नहीं, वो कहती है शिक के 90 दिन के अंदर कराओ, और एक शिक कहती है कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं लोगे, यानी मनफी में 90 दिन से नॉट मोर देन 90 डेज। तो फिर ये कैसे मोर देन 90 डेज और चले आ रहे हैं बड़े सुकून से, कोई परवाह नहीं, और ये इन पे जिम्मेदारी आएगी बहुत बड़ी। और ये मैं ये समझता हूँ कि इस असम्बली ने जो कवानीन पास किए हैं उनमें वो जो कानून है निगरानों को मुतबर करने और बाइख्तियार करने का, उसका मकसद ही ये है कि वो प्राइवेटाइजेशन भी कर सके, वो बैनुल अक़वामी माहदे भी कर सके, वो फॉरेन पॉलिसी भी तब्दील कर सके, वो फॉरेन पॉलिसी भी चला सके, वो इन्वेस्टमेंट भी ला सके। और अब वो उस पर बैठे होंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब जहाँ ये चाहते थे कि इसहाक डार साहब बैठ जाएं, अब इसहाक डार या अपना कोई तो हो नहीं सका उनका। अब मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का भी आप शायद इरादे तब्दील होते सुने। ये मैं यही पूछने लगी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के हवाले से, क्या उससे नवाज शरीफ की वापसी ठहर गई है? बिल्कुल ठहर गई होगी, बिल्कुल ठहर गई होगी, क्योंकि नवाज शरीफ अगर शाजिया अपने भाई की हुक्मरानी के दौरान, अपने भाई की, और वो भाई जो बड़ा ताबेदार है, जो इस वक्त उनको ओवरटेक कर रहा है, वो आगे निकल गया मियाँ साहब से, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तो बड़ा फ़ख्र करता हूँ कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। उसने तो हाँ बहुत पीछे छोड़ दिया नवाज शरीफ को।
और अब तो वैसे ही नवाज शरीफ ने नहीं आना, पर अपने भाई ताबेदार छोटे भाई की हुकूमत में वो नहीं आ सकते तो कब आएंगे, फिर कब आएंगे? क्या खदशा, क्या प्रॉब्लम थी उनको? कोई प्रॉब्लम थी ना? अभी वो कन्विक्शन भी सेटिसाइड होनी है, मफरूरी भी चल रही है, तो वो तो घबरा रहे हैं आने से। उनकी बेटी है एक, मैं समझता हूँ शरीफ ख़ानदान में एक ज़रा दलेर किस्म की, जो अपने उसके भाई भी जहाँ कदम नहीं रखने को तैयार, उसके भाई कदम रखने को तैयार नहीं, उसके वालिद कदम रखने को तैयार नहीं, उसकी फैमिली के जो मर्द हैं, और वो फिर रही है, जलसे भी करती फिर रही है। उसने एक अपनी ट्रेडिशन और बना दी है। जज साहब मुझे एक बात बताएं, इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तब्दीली की है, ताहयात नाअहली को 5 साल की उसमें बदला, क्या नवाज शरीफ बहल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? नहीं है, वो कन्विक्टेड है। ये कन्विक्शन तो सेटिसाइड इस तरह नहीं हो सकती। वो तो कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, अदालत को, और अदालत को ये चूंकि डायरेक्टली 184(3) के तहत सज़ा मिली हुई है, 184(3) की पिटिशन पर, इसलिए ये आइन के तहत सज़ा है, और आइन में तरमीम इसके लिए भी ज़रूरत होगी। ये किसी कानून के तहत सज़ा नहीं है, ये आइन के तहत 63 आर्टिकल के तहत, और जो इन्वोक भी किया गया है, जिसकी तरफ रजू भी किया गया है आइन के 184 ज़ेली दफ़ा 3 के तहत, ये आइन की तरमीम के ज़रिए नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, ये उससे पहले लगेगा। आइन में शिक आएगी तो इस जजमेंट को तलफ किया जा सकेगा, वरना ये नहीं ख़त्म होती। और यहाँ आलम ये है कि वो अंग्रेज़ी में मुहावरा होता है, वो पूछते हैं कि व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। इन्होंने हमें ऐसे फंसा दिया है कि व्हाट विल कम फर्स्ट, द इलेक्शन और द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसलिए नहीं हो सकती कि असेंबली नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो नवाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है कि वापस आएँ, अपनी जो अल-अज़ीज़िया में सज़ा है वो काटें, उसमें रिव्यू हो सकती है इनकी, नवाज शरीफ साहब की? इतनी मफरूरी के बाद नहीं हो सकती। अच्छा, किसी और को तो दुनिया में या पाकिस्तान में तो किसी और को नहीं मिल सकती इतनी मफरूरी, और मफरूरी भी प्री कन्विक्शन नहीं, आफ्टर कन्विक्शन, जब मुजरिम ठहराए गए हैं। मफरूर को तो आइन और कानून ये कहता है कि उसके तमाम हकूक़, ज़ाती हकूक़ जो हैं वो सलब हो जाते हैं, उसके तमाम मफरूर सरेंडर करे, एक एक दिन की वो का हिसाब दे, एक दिन का, जिस तरह लिमिटेशन एक्ट में दिया जाता है कि जी इस तरह मैं पकड़ा गया था, अगवा हो गया था, अफ़गान ले गए थे मुझे, वो उन्होंने इतने अरसा रखा, मुझे इधर रखा, फिर उधर ले गए, फिर इधर ले गए, मुझे दिन तो याद नहीं है पूरे, पर 4 दिन पहले मैं रहा हुआ हूँ, और मुझे वो छोड़ गए दाल बंदीन के बॉर्डर पे, और फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने।